हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रक्स। और अब हम देखेंगे कि आपने जो पढ़ाई की है, कितनी पढ़ाई की है, आपकी उस पढ़ाई का आज टेस्ट होने वाला है। तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए और जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी आप उस नोटबुक और पेन में अपने आंसर्स लिखिए और साथ के साथ चेक करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं और कितने गलत हैं। अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम चैप्टर करेंगे, हमारा जो चैप्टर होने वाला है, हमारा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इस चैप्टर के हम करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of incomplete dominance? Incomplete dominance का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, रेड फ्लावर्स क्रोस्ड विद व्हाइट फ्लावर्स रिजल्टिंग इन पिंक फ्लावर्स। ऑप्शन बी, ब्राउन आईज क्रोस्ड विद ब्लू आईज रिजल्टिंग इन ग्रीन आईज। वेरी नाइस। सी ऑप्शन, स्ट्रेट हेयर क्रॉस्ड विद कर्ली हेयर्स रिजल्टिंग इन वेवी हेयर। एंड डी ऑप्शन, ब्लैक फर क्रॉस्ड विद व्हाइट फर रिजल्टिंग इन ग्रे फर। इन 5-4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता हो? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो डोमिनेंस का मैकेनिज्म है जब डोमिनेंट ट्रेट जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट ना कर पाए, उस टाइप की डोमिनेंस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर है आंसर ए, when the red flowers are crossed with white flowers resulting in the pink flowers। और ये हमने किस में देखा था? ये हमने एग्जाम्पल किया था हमारे पास स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन जो प्लांट था उसमें हमने ये एग्जाम्पल हमारा किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या होती है? जब दोनों के दोनों डोमिनेंट अलील्स क्या हैं वो आपस में इक्वली एक्सप्रेस करें। इस केस में क्या होगा? अलील्स जो हैं वो हमारे पास 2 से ज्यादा होंगे और 2 डोमिनेंट अलील्स जो हैं वो इक्वली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप, ब्राउन हेयर क्रॉस्ड विद ब्लॉन्ड हेयर रिजल्टिंग इन ब्राउन हेयर। सी, लॉन्ग फिंगर्स क्रॉस्ड विद शॉर्ट फिंगर्स रिजल्टिंग इन मीडियम लेंथ फिंगर्स। ऑप्शन डी, ब्लू आईज क्रॉस्ड विद ग्रीन आईज रिजल्टिंग इन हेजल आईज। ठीक है, क्लियर? 4 ऑप्शन समझ आए? इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को डोमिनेंस को बताता है? क्लियर? और यहाँ पे हमारा आंसर है, हमारा आंसर ए बी ब्लड टाइप। ए बी ब्लड टाइप में क्या होगा? हमारे पास जो ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? वो को डोमिनेंट होगा। हमारे पास जो अलील है ब्लड ग्रुप का, हमारे पास ब्लड ग्रुप की बात करें, हमारे पास ब्लड ग्रुप की बात करें तो कौन सा जीन है? हमारे पास आई जीन है। क्या होता है हमारे पास? आई जीन में आई ए और आई बी जब प्रेजेंट हैं तो ब्लड ग्रुप बनता है ए बी, और दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वली डोमिनेट करते हैं एक दूसरे पे। उसके अलावा आई ए आई बनता है जिसमें ए बनेगा, और हमारे पास क्या बनता है? आई बी आई जब बी बनेगा, और स्मॉल आई एंड स्मॉल आई जब क्या बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप देखने को हमें मिलेगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज। जेनेटिक मेकअप जो है उसको हम क्या कहते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो फिनोटाइप, जीनोटाइप, अलील या फिर डोमिनेंट ट्रेट। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, जीनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को हम कहते हैं जीनोटाइप। क्लियर? अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड। यानी कि जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप की वजह से हमें ऑर्गेनिज्म कैसे देखने को मिलता है, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? उस अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप, जीनोटाइप, अलील या फिर डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हमारा फिनोटाइप। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप हमारा क्या है? जो हमें बाहर से दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस। क्या है? फिजिकल अपीयरेंस जो है वो होगी हमारी फिनोटाइप। जीनोटाइप हम किसको बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा, जीनोटाइप हम बोलते हैं हमारे जेनेटिक मेकअप को। अलील हम किसको बोलेंगे? अलील हमारे वो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स किसके? एक जीन के जो ट्रेट्स हैं उसको हम बोलते हैं अलील। अब डोमिनेंट ट्रेट किसको बोलेंगे? हमारा वो अलील जो एक्सप्रेस करता हो, जो क्या करता हो? वो अलील जो एक्सप्रेस करता हो। कब एक्सप्रेस करेगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में।
हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो अलील एक्सप्रेस करेगा वो हमारा होगा डोमिनेंट अलील। एग्जाम्पल ए है हमारे पास, तो कैपिटल ए क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। तो कैपिटल ए क्या है हमारे पास, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है उसके लिए कौन सी इनमें से बात सही है। ट्रू पूछा है आपसे, कभी कभी ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट्स में, कभी कभी आपसे इनकरेक्ट पूछेंगे कि फॉल्स कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है। तो जल्दबाजी में उसको करेक्ट ना पढ़ लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है या फिर हमसे फॉल्स पूछा है। यहाँ पे आपसे ट्रू पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फीमेल्स कैन ओनली बी कैरियर्स, मेल्स कैन ओनली इनहेरिट द ट्रेट फ्रॉम देयर फादर्स। सी ऑप्शन, females can inherit the trait from both the parents, और D, males can inherit the trait from both the parents। अब इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, दैट फीमेल्स कैन इनहेरिट द ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो फीमेल्स हैं, हमारे पास ये आएगी, हमारी क्या आएगी, मदर आएगी, और जो फादर आएंगे ये हमारे पास एक्स वाई किसका आएगा, हमारे पास आएगा फादर का। क्लियर, एक्स वाई हमारे पास आएगा फादर का। तो हमारे पास अगर डॉटर बनती है, डॉटर से एक एक्स आएगा मदर से, एक एक्स आएगा फादर से, ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास डॉटर बनी। तो क्या कहता था सी ऑप्शन, फीमेल्स कैन इनहेरिट द ट्रेट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। तो एक्स हमारे पास आया मदर से, ये वाला एक्स आया फादर से, दोनों के दोनों पेरेंट्स से क्या है, इनहेरिट हुआ है हमारा ट्रेट। दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हीमोफीलिया एक डिजीज है। क्लियर। अब बताइए हीमोफीलिया जो डिजीज है वो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हीमोफीलिया में क्या होता है, हमारे पास हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स हैं वो बन नहीं पाते हैं। तो अगर छोटा सा भी हमारी बॉडी में कट लगता है कहीं पे भी, तो हमारा जो ब्लड है वो बहता ही जाएगा और ब्लड लॉस हो जाएगा, इवेंचुअली दैट विल कॉज द डेथ। ठीक है, जब तक अगर उसको हम प्रॉपर टाइम पे उसको ट्रीट ना करें तो। इसी वजह से हीमोफीलिया एक हमारे पास के एक लीथल डिजीज मानी जाती है। हीमोफीलिया बताइए इनमें से कौन सा इनहेरिटेंस जो है वो शो करता है। हमारा करेक्ट आंसर है आंसर डी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो है वो हमारी हीमोफीलिया डिजीज जो है वो शो करता है। इसका पेडिग्री एनालिसिस हम क्लास में कर चुके हैं कि अगर हीमोफीलिया का पेडिग्री एनालिसिस आता है हमारे पास तो कैसे कैसे हम बता सकते हैं कि हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, क्या है, हम इजीली बता सकते हैं। ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पहले से। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, अ ट्रेट दैट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। ऐसा कोई ट्रेट, ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि मल्टीपल जीन्स, एक से ज्यादा जीन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक, मोनोजेनिक, कोडोमिनेंट या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंट। आंसर है हमारे पास करेक्ट आंसर, आंसर ए। अब इसको आप अगर आपने दिमाग लगाओ तो आप दिमाग से इजीली कर सकते हो। पोली मीन्स मैनी और जीनिक मीन्स जीन। यहाँ पे है मल्टीपल जीन्स, मैनी जीन्स, आंसर करेक्ट ए है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर पॉलीजेन वो होंगे जब एक ट्रेट को क्या करेगा, एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हमारे पास है स्किन कलर। हमारा जो स्किन कलर है हमारी ह्यूमन बॉडी का, वो स्किन कलर कौन से जीन्स कंट्रोल करते हैं, कितने जीन्स कंट्रोल करेंगे, 3 जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं ह्यूमन के स्किन कलर को। दैट इज वाई स्किन कलर वाला जो ट्रेट है वो पॉलीजेनिक है। क्लियर। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, द एबीओ ब्लड टाइप सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या फिर कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस। कौन सा एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास एग्जाम्पल है कोडोमिनेंट इनहेरिटेंस का। जब क्या होगा, जब IA और IB जो है वो हमारा ब्लड ग्रुप बनाएगी AB। क्लियर है। इसमें अगर हम शुगर्स की बात करें तो शुगर्स, कौन सी शुगर्स हमें देखने को मिलेंगी, हमें A शुगर भी देखने को मिलेगी और हमें B शुगर भी इक्वली देखने को मिलेगी, किसमें, RBC में। क्लियर, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कहता है द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय।
फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी इन्फ्लुएंस, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किन किन फैक्टर से चेंज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है। एग्जाम्पल है हमारे पास और ऑप्शंस है हमारे पास। ओनली जेनेटिक फैक्टर्स, क्या सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, या फिर सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बोथ जेनेटिक एंड बोथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डी ऑप्शन, neither genetic nor environmental, and the correct answer to this question is option C, both genetic and environmental factors। अगर हमारे पास कोई फिजिकल अपीयरेंस है वो किससे इफेक्ट हो सकता है। अब हम स्किन कलर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास स्किन कलर जो है, अगर हमारे पेरेंट्स दोनों के दोनों क्या है, फेयर स्किन कलर है, तो बच्चे का स्किन कलर क्या होगा, फेयर होगा। वो क्या है, वो जेनेटिक में आएगा। लेकिन अगर वही बच्चा पूरे दिन भर 24 घंटे क्या करे, धूप में रहे, धूप से उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा, उसकी स्किन डायरेक्ट कांटेक्ट में है धूप के, और वो कोई सनस्क्रीन या फिर इन सारी चीजों का इस्तेमाल ना करता हो, तो विद टाइम क्या होगा, स्किन कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो क्या होगा, वो हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर हुआ। क्लियर। तो जो फिनोटाइप है, जो फिजिकल अपीयरेंस होगा स्किन का, वो कौन इफेक्ट करेगा, वो जेनेटिक भी इफेक्ट करेगा और वो एनवायरमेंट भी इफेक्ट करेगा। दोनों के दोनों का इक्वली इफेक्ट है। क्लियर। 10th क्वेश्चन हमारा कहता है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ वायरस कैन बी, जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, ह्यूमंस का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। इसी तरीके से पूछा गया है आपसे कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, बोथ डीएनए एंड आरएनए, नाइदर डीएनए नोर आरएनए। एंड इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, बोथ डीएनए एंड आरएनए। वायरस जो है हमारे पास, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। हमारे पास आरएनए वायरसेस भी प्रेजेंट है, हमारे पास डीएनए वायरसेस भी प्रेजेंट है। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूटेजन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूटेजन क्या होता है। म्यूटेजन वो चीज होती है जो कि क्या करती है, जो कि कॉज करती है। म्यूटेजन आर द थिंग्स दैट कॉज म्यूटेशंस, ठीक है, जो म्यूटेशंस को कॉज करे। क्लियर। अब इनमें से कौन से म्यूटेशंस हैं, सनलाइट, एक्सरेज, केमिकल्स और डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। कैसे, सनलाइट क्या है, सनलाइट यूवी रेडिएशन देती है। यूवी रेडिएशन से क्या होगा, हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म है, हमने क्या पढ़ा था, जो डीएनए पॉलीमरेज का रेप्लिकेशन का रेट है वो क्या है, 2000 बेस पेयर्स पर मिनट है। लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। वो मिस्टेक्स, हमारा जो रिपेयर मैकेनिज्म है, वो रिपेयर मैकेनिज्म उस मिस्टेक्स को ठीक करता है। लेकिन वो रिपेयर मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जब क्या होगा, जब सनलाइट आएगी, जब यूवी रेडिएशन उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। क्लियर। तो सनलाइट एक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन दे रखा हमें एक्सरेज। एक्सरेज क्या करती हैं, हमारे जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग है उसके साथ इफेक्ट करते हैं। अगर हमारा एडेनिन जो है, अगर वो थाइमिन के साथ पेयर होने वाला होता है तो क्या करेगी एक्सरेज, एडेनिन को थाइमिन की जगह किससे पेयर करा देंगे, साइटोसिन से पेयरिंग करा देंगे। तो ये इफेक्ट करता है हमारा एक्सरेज। सी ऑप्शन है हमारा केमिकल्स। केमिकल्स भी सेम तरीके से इफेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दे कॉज द म्यूटेशंस। कुछ चीजें, कुछ कोई हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होगा उसको डिलीट कर देंगे, उसको ऐड करा देंगे। ये सारे कौन करेगा, हमारे टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं जब हम जो खाना खा रहे हैं आजकल, उस खाने की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई एग्रीकल्चर में कोई क्रॉप लगाते हैं, उस क्रॉप पे हम फर्टिलाइजर्स लगाते हैं। फर्टिलाइजर्स टॉक्सिक केमिकल्स हैं। वो फर्टिलाइजर खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, म्यूटेशंस कोज करते हैं। और उन म्यूटेशन से हम क्या करते हैं, हमारे पास बीमारियां होती हैं। हमारा जो अडेप्टेशन है वो बेटर ना होने की बजाय हमारा अडेप्टेशन जो है वो कम होता जाता है। इसी वजह से ये सारी चीजें जो है वो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन हमारा कहता है a change in the DNA sequence that does not result in a change in the amino acid sequence of a protein is called a। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्या कहता है। हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डीएनए सीक्वेंस है। क्लियर। उस डीएनए सीक्वेंस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। उस डीएनए सीक्वेंस में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अगर डीएनए सीक्वेंस चेंज हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो कोडोन का सीक्वेंस है, कोडोन सीक्वेंस भी चेंज हो गया है।
कोडोन सीक्वेंस भी चेंज होगा, बट वो जो चेंज है वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज ना करे। दैट मीन्स अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। इसका मतलब कोडोन सीक्वेंस चेंज हुआ है बट अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो सेम है। क्लियर? कुछ चेंज आया, उस चेंज को हम बोलते हैं म्यूटेशन। कुछ म्यूटेशन आई जिसकी वजह से कोडोन सीक्वेंस चेंज हुआ लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं हुआ। उस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? नॉनसेंस, मिससेंस, साइलेंट या फिर फ्रेम शिफ्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज साइलेंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे हम? उस म्यूटेशन को बोलेंगे साइलेंट म्यूटेशन। लेकिन ये कैसे हुआ? कोडोन सीक्वेंस चेंज हुआ लेकिन अमाइनो एसिड सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है जब क्या हो? साइलेंट म्यूटेशन हो। ये कब होगा? ये हमने पढ़ा है कि अमाइनो एसिड्स का नेचर कैसा होता है? डीजेनरेट होता है। दे आर डीजेनरेट इन नेचर। इसका मतलब क्या है? मोर देन वन कोडोन कैन कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। क्लियर? इसमें क्या होगा? कोई कोडोन सीक्वेंस तो चेंज हुआ लेकिन जो कोडोन सीक्वेंस चेंज हुआ वो दूसरा कोडोन बन गया जो कि सेम अमाइनो एसिड देता हो। ठीक है, वो जो कि क्या हो? सेम अमाइनो एसिड देता हो, जिस वजह से क्या हुआ है? हमारा अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज साइलेंट म्यूटेशन। क्लियर? 13th हमारा क्वेश्चन कहता है द प्रोसेस बाय विच mRNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए इज नोन एज। ऐसा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिससे mRNA हमारा बनता हो डीएनए से? क्या पूछा है? डीएनए से जब mRNA बनेगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वो प्रोसेस हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? जब हमारे पास mRNA से क्या बनेगा? mRNA से जब हमारे पास प्रोटीन बनेंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। क्लियर? आया समझ? 14th क्वेश्चन हमारा कहता है द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ। जो हमारा जेनेटिक कोड है वो किससे बनता है? उसके कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स, 6 लेटर्स, 3 लेटर्स या फिर 2 लेटर्स। उसके जो लेटर्स हैं वो लेटर्स कितने हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 3 लेटर्स। हमारा क्या है? हमारा जो कोडोन है, कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर है? आया समझ? कोडोन क्या है? एक ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसमें क्या होंगे? उसमें 3 लेटर्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो हमारा AUG जो है वो एक कोडोन है जो किसको कोड कर देगा? जो कोड करेगा हमारा मिथियोनिन को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए आर। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है डीएनए की? न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स या फिर फैटी एसिड्स। और हमारा आंसर है आंसर ए, न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि डीएनए के बेसिक यूनिट्स आपको पता होने चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? डीएनए के बेसिक यूनिट्स क्या है हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरीके से जो प्रोटीन्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट्स क्या हैं? प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट है हमारे पास अमाइनो एसिड्स। क्लियर? आया समझ? 16th क्वेश्चन हमारा कहता है द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय। जो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था वो किसने डिस्कवर किया था? कौन सा साइंटिस्ट था वो? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, रोजालिंड फ्रैंकलिन, लिनस पॉलिंग, ग्रेगर मेंडल। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से साइंटिस्ट ने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था? हमारे पास ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर था डीएनए का, ये डीएनए स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था? एंड इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आंसर ए, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी हम इस डीएनए का मॉलिक्यूल का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है इसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल। क्लियर? आया समझ? 17th क्वेश्चन हमारा कहता है द बेस पेयरिंग रूल इन डीएनए स्टेट्स दैट। कि जो बेस पेयरिंग का जो रूल है डीएनए में वो रूल क्या कहता है?
कि एडेनिन पेयर विद ग्वानिन, एडेनिन को पेयर किया ग्वानिन के साथ, साइटोसिन को पेयर किया थायमिन के साथ। बी ऑप्शन, एडेनिन को पेयर किया साइटोसिन के साथ, ग्वानिन पेयर विद थायमिन, एडेनिन पेयर विद थायमिन एंड साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन। डी ऑप्शन, एडेनिन पेयर्स विद यूरैसिल एंड साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन। पूछा है इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इन चारों में से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारा आंसर सी, जो कहता है एडेनिन पेयर्स विद थायमिन। एडेनिन क्या करेगा? थायमिन के साथ पेयर करेगा और साइटोसिन हमारा जो है वो पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। AOT बनाएंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, COG बनाएंगे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? लेकिन जो ऑप्शन डी है वो भी हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। एडेनिन यूरैसिल के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन पेयर करेगा ग्वानिन के साथ। लेकिन हमसे पूछा गया है DNA, ऑप्शन डी करेक्ट होगा जब हमसे पूछा था RNA। ये हमारे पास क्या है? DNA। अगर हमसे RNA का पूछा जाता तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होता, क्योंकि RNA में एडेनिन पेयर करता है यूरैसिल के साथ और साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ। क्लियर? DNA पूछा है इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, RNA पूछा होता तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ DNA हेलिक्स इज नोन एज। हमारे पास ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है। ठीक है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग DNA हेलिक्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इसको ओपन होना पड़ेगा किसके लिए? रेप्लिकेशन के लिए। तो इसको ओपन कौन सा एंजाइम करेगा? कौन सा एंजाइम इसको ओपन करेगा? RNA पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेज या फिर प्राइमेज। और इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी। इसको अनवाइंडिंग कौन करेगा? अनवाइंडिंग इसकी करेगा हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है वो इसकी अनवाइंडिंग करेगा। DNA पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा? DNA पॉलीमरेज तो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर? लाइगेज जो है वो फ्रैगमेंट्स को ऐड करेगा, या फिर जो हमारे पास फ्रैगमेंट्स वो क्या करेगा? उनको ज्वाइन कराएगा। क्लियर? प्राइमेज जो है वो प्राइमर बनाएगा हमारा। प्राइमर किस में काम आएगा? जब हमारा जो प्राइमर जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है उसमें हमें प्राइमर की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्राइमर कौन बनाएगा? वो बनाएगा हमारा प्राइमेज एंजाइम। जो हेलिकेज है हमारा, हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज क्या करेगा? इसकी अनवाइंडिंग करेगा, अनवाइंडिंग करेगा इसकी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ड्यूरिंग द DNA replication is DNA polymerase, helicase, ligase और प्राइमेज। एंड द करेक्ट आंसर इज ligase। हमारे पास क्या था? हमारे पास रेप्लिकेशन फोक बनती है। क्या है ये? हमारे पास रेप्लिकेशन की फोक है और इधर हमारे पास होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। इधर हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर होगा हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड इधर 3 तो हमारे इधर होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारे पास डबल हेलिक्स का DNA स्ट्रक्चर है और 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा और ये वाला जो स्ट्रैंड बनता है इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। और इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड में क्या होंगे? हमारे पास DNA के फ्रैगमेंट्स बनेंगे। इन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन छोटे छोटे DNA के फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? इन फ्रैगमेंट्स को हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और अब इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को लास्ट में कोई तो एंजाइम को जिनको ज्वाइन करेगा। ये फ्रैगमेंट्स ऐसे छोटे छोटे तो नहीं रह सकते, इनको क्या करेंगे? ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन कराने के बाद ये वाला जो स्ट्रैंड है और हमारा कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, जो कि हमारा क्या बनेगा? हमारा न्यू स्ट्रैंड बनके रेडी हो जाएगा। तो उनको ज्वाइन कौन कराता है? हमारा एंजाइम लाइगेज जो है, लाइगेज एंजाइम इनको ज्वाइन कराता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है मियोसिस के टाइम पे। उस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, फर्टिलाइजेशन या फिर म्यूटेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रॉसिंग ओवर। कैसे करेक्ट आंसर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखते हैं हम सबसे पहले। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हमारा थर्ड लॉ है किसका? मेंडल के
लोज का। क्लियर? वो कहता है कि अगर हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो जीन्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। क्लियर? फर्टिलाइजेशन तो हमारा मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। म्यूटेशन हम बोलेंगे डीएनए के सीक्वेंस से किसी चेंज को। तो अगर एलिमिनेट करें तो हमारा आंसर ए बच गया, जो कि क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है? क्रॉस ओवर हो रहा है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। हमारे पास क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या हो रहा है, वो क्रॉस ओवर हो रहा है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतने ही हमने क्वेश्चंस करेंगे हम डिस्कस। अगर इन 20 क्वेश्चंस में से अगर आप 18 क्वेश्चंस ठीक कर ली हैं आपने, दैट मीन्स योर प्रिपरेशन इज रियली गोइंग वेल। और अगर आपके 18 क्वेश्चन से कम क्वेश्चंस अगर आपके ठीक है, दैट you need to focus on your studies, you need to revise your concepts. Clear? Thank you so much. Keep learning and keep growing.